प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 10वीं क्लास में आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था और इससे पहले चैप्टर में हमने संधारित्रों का संयोजन भी पढ़ा है। तो सेम वैसी संयोजन इसका करना है। दो प्रकार के संयोजन हमने पढ़े थे। पहला हुआ श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा आपका समांतर क्रम संयोजन। तो दोनों प्रकार के संयोजनों का आज हम अध्ययन करेंगे। पहला श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन एक्चुअल में क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि एक प्रतिरोध से दूसरा प्रतिरोध जोड़ता है। ठीक है, किस प्रकार जोड़ता है देखिए। मान लो ये आपका एक रेजिस्टेंस है, इसका प्रतिरोध R1 है। इस प्रतिरोध का एक सिरा यह है, दूसरा सिरा यह है। तो इसके दूसरे सिरे से फिर एक और प्रतिरोध जुड़ेगा। मान लो इसका रेजिस्टेंस R2 है। ऐसे ही एक इसके दूसरे सिरे से एक अन्य प्रतिरोध जुड़ेगा। मान लो इसका रेजिस्टेंस R3 है। और यही चीज़ें लगातार ऐसे ही जुड़ते रहें तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा जो संयोजन होगा, वो संयोजन हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो इन संयोजन को एक सोर्स के द्वारा हम विद्युत धारा प्रोवाइड कराते हैं और ये जो स्रोत होता है ये इनको लगातार विद्युत धारा प्रवाहित करता है। ठीक है, इसमें जो मेन समझने वाली बात है श्रेणी क्रम संयोजन में वह यह है कि जितने भी इसमें प्रतिरोध हैं, जैसे पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है, तीसरा R3 है, इन सब में विद्युत धारा समान रहती है। R1 प्रतिरोध से सपोज अगर इस बैटरी से I करंट निकल रही है तो R1 में भी I करंट निकलेगी, R2 में भी I करंट बहेगी और R3 में भी I करंट बहेगी और यही क्रम लगातार चलता रहेगा। इसके बाद अगर हमने R4 भी जोड़ दे, R5 भी जोड़ दे तो सब में विद्युत धारा समान रहेगी, जिसका मान I रहेगा अगर स्रोत से धारा I निकल रही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने इसमें देखी वो क्या है, I समान है विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध में समान है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के बेस पे हम जो हमारा टिपिकल सर्किट होंगे, बहुत घुमावदार सर्किट होंगे, उनमें देखेंगे कि कौन सीरीज में है और कौन समांतर क्रम में है। यदि धाराएं दोनों में समान हैं, दोनों रेजिस्टेंस में, तो इसका मतलब वो दोनों हमारे सीरीज में हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे श्रेणी क्रम में कि विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान होती है। दूसरी चीज़, विद्युत धारा समान होती है, साथ में हमारा विद्युत विभव जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो समान नहीं होता। विभव इज नॉट सेम, समान नहीं होता। प्रत्येक प्रतिरोध का विभव समान नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है, प्रतिरोध सबका अलग अलग है, तो विभव भी सबका अलग होगा। तो इसका विभव मान लो V1 मान लिया, इसका विभव मान लो V2 हो गया, इसका विभव V3 हो गया और जो ये सोर्स है इसका विभव V है। ठीक है, इस सोर्स से V विभव निकल रहा है और प्रत्येक पे विभव V1, V2, V3 मतलब तीनों अलग अलग, क्योंकि अगर हमारा रेजिस्टेंस समान है, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, तब तो विभव समान हो जाएगा, V = IR, क्योंकि धारा समान है। ठीक है, लेकिन विभव अगर रेजिस्टेंस हमारे अलग अलग है तो विभव भी हमारे प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक रेजिस्टेंस में अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है ये और ये दोनों समांतर क्रम में दिख रहे हैं। समांतर में विद्युत विभव समान होता है, तो ये A और ये B बिंदु के बीच जितना विभव होगा वो टोटल इस V विभव के बराबर होगा, क्योंकि दोनों समांतर में हैं। और A और B बिंदु के बीच विभव हमें पता है V1, V2, V3 है, तो इसके अनुसार हम क्या लिख देंगे, V = V1 + V2 + V3। ठीक है, समझ गए होंगे। देखो, एक ब्रांच ये दिख रही है आपको, यहाँ से इसको CD ब्रांच मान लो केवल समझने के लिए। CD ब्रांच और AB ब्रांच दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में, और आपको ये पता है कि समांतर क्रम में विभव बराबर होते हैं।
तो जो विभव सी डी ब्रांच में होगा वही विभव ए बी ब्रांच में होगा। अब सी डी ब्रांच में तो केवल एक विभव है V, और ए बी ब्रांच में 3 विभव हैं V1 V2 V3। तो सी डी ब्रांच का विभव और ए बी ब्रांच के विभव बराबर होंगे, कहने का मतलब V1 V2 V3 का योग V के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। अब देखिए V जो है वो इस पूरे सर्किट का विभव है। तो कहने का मतलब अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट लगा दें, इस प्रकार का सर्किट बना दें, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R लगा दिया और यहाँ पे एक विभव V लगा दिया, तो इसमें भी धारा वही I बहेगी। तो इस विभव का मान V इक्वल टू IR हो जाएगा। R क्या हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, V इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा IR, जहाँ R क्या हो जाएगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। कहने का मतलब ये जो R1 R2 R3 है, इनको इन्हीं के नाप का एक तुल्य प्रतिरोध R लगा दिया इनकी जगह, तो V इक्वल टू कितना हो गया IR। अब V1 की जगह कितना हो जाएगा, ये इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव है, V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1। ऐसे ही V2, धारा समान है, रेजिस्टेंस बदल रहा है, तो V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3। ठीक है, IR इक्वल टू IR1 IR2 IR3। ठीक, अब आप देखिए I तीनों में कॉमन है, I यहाँ से कॉमन हो गया, IR यहाँ हो गया, यहाँ से I बाहर आपने निकाल दिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। I से I कट गया, तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार हमारा ये जो सर्किट है, इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध भी हमें पता चल गया। जब भी सीरीज में श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़ेंगे तो उनका प्रतिरोधों को हम सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 के रूप में जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध जो भी हमारा निकलेगा। तो श्रेणी क्रम में आपने ये 3 चीज़ें ध्यान में दी। क्या क्या है, विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध में समान होती है, विभव समान नहीं होता, और जो कुल इक्विवेलेंट पोटेंशियल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। तुल्य प्रतिरोध तीनों के अलग अलग प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होता है। ये आपने बहुत अच्छी प्रकार से समझ लिया। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन मुझे लगता है कि अब आपको आसानी से आ गया होगा। अब हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन देखिए, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि श्रेणी क्रम संयोजन है, उसी प्रकार से इसे भी हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। इसमें भी कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, आपने पहले भी इसको समझा है, पढ़ा है। तो देखिए, समांतर क्रम में हम 3 प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। एक प्रतिरोध ये, दूसरा प्रतिरोध ये, और तीसरा प्रतिरोध ये। ठीक है, तो एक प्रतिरोध R1, दूसरा R2, तीसरा R3। हमें क्या दिख रहा है कि तीनों प्रतिरोध जो हैं R1 R2 R3, इसका जो पहला पॉइंट A है और जो दूसरा पॉइंट B है, ये तीनों एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। पहले प्रतिरोध का भी, दूसरे प्रतिरोध का भी, तीसरे प्रतिरोध का भी एक ही बिंदु से, ऐसे ही B बिंदु से तीनों प्रतिरोधों के समांतर क्रम में ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनको भी हम बाहर से एक सोर्स के द्वारा करंट प्रोवाइड कराएंगे I। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या समझने वाली बात है। वहाँ हमने देखा था तीनों जो रेजिस्टेंस थे उनमें समान धारा प्रवाहित हो रही थी, जबकि यहाँ जो धारा I है वो रेजिस्टेंस के अनुसार 3 भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अलग प्रतिरोध है तो यहाँ अलग धारा बहेगी I1, यहाँ अलग धारा I2 और यहाँ अलग धारा I3। अगर तीनों प्रतिरोध समान हो गए तो तब धारा भी समान हो सकती है, लेकिन अभी हमने अलग अलग प्रतिरोध माने हुए, R1 अलग है, R2 अलग है, R3 अलग है, तो तीनों में धाराएं भी अलग अलग होंगी। I1 अलग है, I2 अलग है, I3 अलग है। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में आपने देखा कि धाराएं, पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि धारा प्रत्येक प्रतिरोध में भिन्न है, ठीक है, अलग अलग है। जबकि जो विभव है, अगर यहाँ 3 ब्रांच अगर हम मान लें,
एक ब्रांच देखिए ए बी ब्रांच में R2 प्रतिरोध है, ऐसी ये ब्रांच अलग हो गई, एक ये ब्रांच अलग हो गई, तीनों एक दूसरे के समांतर क्रम में है और उसके साथ ये V भी समांतर क्रम में है। तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा, जितना विभव यहाँ पे होगा, उतना ही विभव इसमें होगा, उतना ही विभव इसमें होगा, उतना ही विभव इसमें होगा, सबके विभव समान होंगे। तो दूसरी चीज़ जो होती है, समांतर क्रम में विभव समान होंगे, प्रत्येक प्रतिरोध का विभव समान। ठीक है, समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध हैं, ये हमारे तीन, सब में विभव समान है। ठीक है, अब देखिए जब धारा भिन्न भिन्न है और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि I धारा तीन भागों में डिवाइड है, I1, I2, I3 में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या देखा, I को तीन भागों में डिवाइड कर दिया तो तीनों का योग जो मूल धारा I है उसके बराबर हो गया। ठीक है, अभी देखिए वही कहानी है कि यदि R1, R2, R3 इन तीनों की जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम जोड़ दें तो हमारा सर्किट इस प्रकार से बनेगा। ये जो टोटल रेजिस्टेंस R हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज V हो गया, जिससे कि I करंट प्रवाहित हो रहा है इस रेजिस्टेंस R में। तो उसकी जगह धारा I जो हो गया, V = IR से I बराबर V/R हो जाएगा। तो I की जगह टोटल तो वोल्टेज है ही, साथ में टोटल रेजिस्टेंस R के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ऐसे ही I1 जो हो गया V/R1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, I2 हो जाएगा V/R2 के इक्विवेलेंट, I3 V/R3 के इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा। ठीक है, V प्रत्येक से कॉमन ले लें तो 1/R = क्या मिलेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार जब भी तीन प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको समझना है, बार बार इनका कॉन्सेप्ट आएगा, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें बार बार आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए एक चीज़, अगर केवल हमारे पास दो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R2 है और दोनों हमारे समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2, यही तुल्य प्रतिरोध 1/R के बराबर होगा। अभी देखिए इसे सॉल्व करें तो R1 R2 तो आपका LCM आ गया, R2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, R1 की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, ये किसके बराबर हो गया, 1/R। तो इससे हम R की वैल्यू देखिए क्या लिख सकते हैं, R1 R2/R1 प्लस R2। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। R = कितना हो गया, R1 R2/R1 प्लस R2। मतलब अगर हमारे को दो प्रतिरोध दिए हों तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके डायरेक्ट उनका तुल्य प्रतिरोध R निकाल सकते हैं। कैसे, पहले दोनों को ऊपर गुणा कर दें और अपॉन में दोनों को जोड़ दें। ठीक है, जैसे कि सपोज हमें एक प्रतिरोध दे दिया 2 ओम का, दूसरा प्रतिरोध दे दिया 4 ओम का, तो इसको हमें 1/, करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्या है, एक बार ऊपर दोनों को जोड़ना है। तो 2 × 4 बटे 2 + 4। ठीक है, 4 दूनी 8 तो ये हो गया, और नीचे हो गया 2 और 4 6। ठीक है, तो इनका हम अगर हम वो निकालें तुल्य प्रतिरोध तो कैसे निकलेगा, 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, तो हमारा 4/3, 2 और 4 का तुल्य प्रतिरोध 4/3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोनों की गुणा करी, एक बार दोनों को जोड़ दिया तो 8/6, 2 से भाग दिया तो 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 4/3। 2 और 4 कहीं पे भी हमें दिखें तो उसका तुल्य प्रतिरोध हम आसानी से 4/3 ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आप आसानी से समझ गए होंगे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके कुछ साधारण न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे, जो कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के बारे में कुछ डीपली नॉलेज देगा। जैसे कि हमने बार बार बताया आपको कि श्रेणी क्रम संयोजन में ध्यान रखने की चीज़ क्या है कि इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पे विभव समान होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ ही मेन कॉन्सेप्ट बताएगी आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, इन्हें ध्यानपूर्वक समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे संबंधित आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।